आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथ और केमिस्ट्री का धुआं। और सबसे पहले सर आज की क्लास में ये समझ लेना कि मैथ और केमिस्ट्री का मिक्स क्वेश्चन जो है वो लगभग 40 से प्लस क्वेश्चन है। ठीक है सर, यानी 20 मैथ 20 केमिस्ट्री इस प्रकार से हमने आपके लिए लेकर के आया सर। वो सारे क्वेश्चन जो है ना सर वो आपको एग्जाम वाले सवाल है, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई हूबहू सेम टू सेम आपके एग्जाम में सर ऐसा ही सवाल आने की संभावना है। मैं ये नहीं कहूंगा सर कि हूबहू यही आएगा, लेकिन सर इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा, ये मेरा वादा है मेरे भाई। ठीक है सर, तो आज की क्लास को कर देता हूं शुरुआत। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सर मेरे ऊपर छोड़ देना कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपको मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज तक कैसे पहुंचाऊंगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है ना सर कि आपको क्या चाहिए और अभी हम आपको क्या पढ़ाएंगे ताकि आपके एग्जाम में वही सब आएगा। ठीक है सर, चलिएगा आज की क्लास को कर देता हूं शुरू सर। और क्लास शुरू करने से पहले बस जो आपके सामने सवाल दिख रहा होगा ना, ये सबसे हल्का सवाल है। कहता है क्या सर कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। हमसे पूछा परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं। ये सबसे हल्का सवाल है मेरे भाई। ठीक है सर, एकदम सबसे इजी सवाल है। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल आपको पूछेगा कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है किस पे। इसी से पूछेगा मेरे भाई कि परमाणु का समस्त भार, ठीक है, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होते हैं कहां पे। क्या होता है? केंद्रित होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? केंद्रित होते हैं कहां पे। हमसे पूछा परमाणु का समस्त भार केंद्रित होते हैं कहां पे, तो नाभिक पर। किस पर होता है मेरे भाई? नाभिक पर। किस पर होता है मेरे भाई? नाभिक पर। किस पर? नाभिक पर। ठीक है, आ जाना। हमने आपको क्या बोला है कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है कहां पे, तो परमाणु का समस्त भार नाभिक पर केंद्रित होता है। ये बात को जरा नोट कर लेना मेरे भाई। हमने आपको क्या बोला है कि परमाणु का समस्त भार, अरे बोलना रे सर, दिल से बोलो ना मेरे भाई, परमाणु का समस्त भार कहां केंद्रित होता है, तो नाभिक पर। ठीक है सर, लेकिन आपको हमसे पूछा परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो परमाणु का जो मूल कण है वो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो वो प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, या न्यूट्रॉन होगा, या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों होगा। आप जरा कमेंट करके बता देना मेरे भाई। देखो सर, हमसे क्या पूछा है कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो परमाणु का मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं वो हमारा प्रोटॉन होता है। क्या होता है मेरे भाई? प्रोटॉन होता है। ठीक है, चलिएगा आइएगा जरा सवाल नंबर कितना 2 की तरफ। 2 नंबर सवाल कहता है ना कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है क्योंकि। प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है क्योंकि। अच्छा, एक बात को समझ लेना कि नाभिकीय संलयन विधि है क्या। ये बहुत ही बड़ा भयानक चीज है मेरे भाई, क्योंकि देखो जब तक आप ये नहीं समझो सर, पॉलिटेक्निक पहले वाला पॉलिटेक्निक नहीं रहा। 2017 से पहले वाला पॉलिटेक्निक क्या होता था ना कि अरिहंत बुक रट लेने के बाद पूरा का पूरा सवाल बल का ऐसा मात्रक पूछ देता था। अरे मेरे भाई, पॉलिटेक्निक अब वो नहीं रहा कि अभी भी आपसे बल का ऐसा मात्रक ही पूछेगा मेरे भाई। अगर ऐसे पूछेगा ना तो बैल बकरी सब पॉलिटेक्निक कर लेगा। सर पॉलिटेक्निक में अब ताकत हो गया है। ठीक है सर, आ जाना। हमसे क्या बोला है सर, हमसे बोला है ना, हमसे क्या बोला जरा गौर करना। हमसे कहा है ना कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है। हमारा प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है। आखिरकार में क्यों नहीं की जाती है? तो अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है। नहीं, गलत बात। हमसे पूछा प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है क्यों, गलत हो गया ये, आ जाना। अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, गलत बात। अत्यधिक ताप, हाँ हम तो यही खोज रहे थे रे भाई। हमसे पूछा प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है क्योंकि अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। हाँ, प्रयोगशाला में अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसीलिए नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती है। हमसे क्या पूछा कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग क्यों नहीं की जाती है, तो अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि क्यों नहीं प्रयोग की जाती है, क्योंकि अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो प्रयोगशाला नाभिकीय संलयन नहीं की जाती है, अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। सिंपल फंडा, सिंपल रूल। आप जरा बताना सर कि ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसी से एक चीज और पूछता मेरे भाई कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसको भी जरा नोट कर लेना। आपसे अगर कोई पूछेगा मेरे भाई
परमाणु बम, ठीक है, आ जाना। परमाणु बम, परमाणु बम किस सिद्धांत पे, यही ना है सर, किस सिद्धांत पे, किस सिद्धांत पे, किस सिद्धांत पे, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, किस सिद्धांत पे, थोड़ा सा 3 दिन से क्लास बंद था ना, किस सिद्धांत पे कार्य करती है, कार्य करती है, आ जाना। हमसे पूछा परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो परमाणु बम जो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन पे कार्य करती है। किस पे कार्य करती है मेरे भाई, तो ये जो है वो आपको कार्य करता है नाभिकीय, किस पे, नाभिकीय विखंडन पे। किस पे कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पे। किस पे, नाभिकीय विखंडन पे, ठीक है सर, आ जाना। हमसे क्या पूछा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो परमाणु बम जो है सर वो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करती है। किस पे कार्य करती है, नाभिकीय विखंडन पे कार्य करती है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, परमाणु बम, अरे कौन बम, बड़का बम, वो दोनों बम ना है, बड़का बम किस पे कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पे, ठीक है सर। तो परमाणु बम किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पे, तो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, ठीक है। आना, आपसे ये पूछा मेरे भाई 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल कितने लोग बताएगा, अगर आप में है हिम्मत तो लगा दो जोड़, बाकी तो मैं आपके साथ खड़ा है ये हूं, ठीक है सर। कहता है ना कि नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है, अच्छा नाभिकीय रिएक्टर कौन सी कार्य करता है, तो अन्य क्या बोला है, अनियमित ढंग से, अनियंत्रित ढंग से। हमसे क्या बोला मेरे भाई, अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, अच्छा नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, परमाणु बम विस्फोटक में सहायता, उपयुक्त तो ये में से कोई नहीं। अच्छा देखो सर, बहुत सारे बच्चा ऐसे होंगे ना जिनको ये सवाल नहीं समझ में आया होगा, एक्चुअली ये सवाल बोला क्या है, ये सवाल हमको बोला है मेरे भाई कि नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है, तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है मेरे भाई वो नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। हमने क्या बोला है कि नाभिकीय रिएक्टर जो होता है सर वो नियंत्रित ढंग से ऊर्जा का उत्पादन करता है। हमने क्या बोला है आपको, हमने बोला है कि नाभिकीय रिएक्टर जो है सर वो ऊर्जा का क्या करता है, उत्पादन करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है, ऊर्जा का क्या करता है, उत्पादन करता है। किस ढंग से, तो नियंत्रित ढंग से, ठीक है, कोई दिक्कत। नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है, तो नियंत्रित ढंग से ऊर्जा का उत्पादन करता है, और ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई, तो बी हो गया, ठीक है सर। चलिए जरा आइएगा सवाल नंबर कितना, 4 की तरफ। 4 नंबर सवाल कहता है ना कि रेडियो एक्टिवता विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है। अच्छा सवाल जरा फिर से समझना, हमको बोला है रेडियो एक्टिवता विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है, किसको, ये अल्फा और ये बीटा कण है, ठीक है सर, आ जाना। ये अल्फा थोड़ा सा सर ऐसे लिखा गया, ये अल्फा ये बीटा और ये आपको गामा है, ठीक है, आ जाना। ये अल्फा ये बीटा दोनों है, ठीक है सर, आ जाना। ये अल्फा ये बीटा ये आपको गामा कण है, ठीक है सर, आ जाना। अब जरा सवाल की देखना, सवाल क्या बोला है, हमें सवाल बोला है कि रेडियो एक्टिवता विघटन में, किसमें, तो रेडियो एक्टिवता विघटन में एक बार में उत्सर्जित करता है कौन, तो जब बोलेगा सर कि एक बार में उत्सर्जित करता है तो आपको मारना होगा सर अल्फा किरण, बीटा किरण तथा वायु उत्सर्जन, ठीक है। हमसे बोला है रेडियो एक्टिवता विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है तो अल्फा किरण, बीटा किरण तथा वायु गामा उत्सर्जन, ठीक है। हमने क्या बोला है कि रेडियो एक्टिवता विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है तो अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा उत्सर्जन, ठीक है। अन्य ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो डी हो जाएगा। अच्छा कभी कभी आपसे भी पूछेगा कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पे कार्य करता है, ये भी आपसे पूछेगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो है मेरे भाई वो नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है, किस पे, नाभिकीय, ठीक है, नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है, किस पे, नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो है मेरे भाई वो नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है, ठीक है, आ जाना। हमने यहाँ पे आपको क्या बोला है कि रेडियो एक्टिवता विघटन में नाभिक एक बार में
उत्सर्जित करता है क्या? रेडियो एक्टिवता विघटन में नाभिक जो है वो एक बार में क्या क्या उत्सर्जित करता है? तो अल्फा किरण, बीटा किरण तथा वायु गामा उत्सर्जन करता है। ठीक है, इसी से कभी कभी एक बार और पूछता है कि शब्द रेडियो एक्टिवता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये जो शब्द रेडियो एक्टिवता है, ये जो रेडियो एक्टिवता शब्द है मेरे भाई, इसको नोट कर लेना। शब्द रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिवता शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? शब्द रेडियो एक्टिवता का सर्वप्रथम किसने मतलब प्रयोग किया था? हमसे पूछा है कि शब्द रेडियो एक्टिवता का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने, किसने किया था? तो मेंडल क्यूरी ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? मेंडल क्यूरी ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? मेंडल क्यूरी। किसने किया था? क्यूरी, मेंडल क्यूरी ने किया था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि शब्द रेडियो एक्टिवता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेंडल क्यूरी ने किया था। ठीक है, हमने क्या बोला है कि शब्द रेडियो एक्टिवता का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ये जो शब्द है रेडियो एक्टिवता, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेंडल क्यूरी ने किया था। ठीक है, आ जाइएगा। हाइड्रोजन बम पूछेगा तो नाभिक के संलयन मारिएगा। परमाणु बम पूछेगा तो नाभिक के विखंडन मारिएगा। पूछेगा आपसे हाइड्रोजन बम तो नाभिक के संलयन, परमाणु बम तो नाभिक के विखंडन। चलिए आइएगा, ये सवाल कहता है ना सर कि किसी परमाणु से बीटा कण, अच्छा कौन कण? तो बीटा कण का उत्सर्जन का तात्पर्य है। अच्छा, किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन का तात्पर्य है किससे? तो वह कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालना। अच्छा, नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन निकालना। अच्छा, नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना। अच्छा, नाभिक के प्रोटॉन का न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदलना। अरे भाई मास्टर कारे हमरा ना बुझेलो, सवाल बुझाइला है रे भाई, ना बुझाइला सवाले नहीं है, ये सवाल बुझाए वाला है। ठीक है, हम बताते हैं थोड़ा सा फिर अपनी भाषा में। हमसे कहा है ना सर, किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन का तात्पर्य क्या है? कोई भी परमाणु हो उससे बीटा कण का उत्सर्जन का तात्पर्य क्या है? तो नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना। न्यूट्रॉन जो है मेरे भाई वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या करेगा? बदलेगा। ये किसका तात्पर्य है? किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन। अगर कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अगर बदल रहा है तो यह तात्पर्य है कि उसमें बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है। हमने क्या बोला? अगर किसी भी नाभिक में अगर न्यूट्रॉन जो है सर वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसमें बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है सर, हमने क्या बोला है कि किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन का तात्पर्य क्या है? किसी परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन न्यूट्रॉन को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदलना। हमने क्या बोला? किसी परमाणु को बीटा कण का उत्सर्जन न्यूट्रॉन को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या करना? बदलना। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। जरा अगला सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी, जरा सवाल नंबर 6 की तरफ आना। अच्छा, इसी से आपसे पूछेगा मेरे भाई, पता है क्या पूछेगा? कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ बनी होती है किससे? अच्छा, ये भी नोट कर लो। नाभिकीय रिएक्टर में ठीक है सर, आ जाना। नाभिकीय रिएक्टर में ये नोट कर लो। नाभिकीय रिएक्टर में का है भाई? नाभिकीय रिएक्टर में यही ना है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है। नियंत्रक छड़ बनी होती है। आ जाना। हमसे पूछा नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है किससे? तो नियंत्रक छड़ जो बनी होती है मेरे भाई वो होता है कैडियम की। किसकी होती है? तो वो जो होता है वो हमारा होता है कैडियम की। किसकी होती है? कैडियम
किसका होता है मेरे भाई, कैडियम का होता है। ठीक है, आ जाना, कैडियम की होती है। हमसे पूछा है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है किसकी, तो कैडियम की होती है। किसकी होती है, कैडियम की होती है। ठीक है, आ जाना, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है किसकी, तो कैडियम की होती है। किसकी होती है, कैडियम की होती है। किसकी होती है, कैडियम की होती है। किसकी होती है, कैडियम की होती है। ठीक है सर, आ जाना। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आपकी सारे तकलीफों को मैं कर दूंगा यूं खत्म। अच्छा, जरा अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है ना कि एक तत्व का परमाणु भार 24 है। अच्छा, एगो तत्व है जिसका परमाणु भार जो है मेरे भाई वो कितना है, 24 है, तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना है मेरे भाई, 12 है, तो उसकी संयोजकता होगी क्या, संयोजकता पूछा, यानी वैलेंसी पूछा हमसे, संयोजकता पूछा। ठीक है, संयोजकता पूछा हमसे, संयोजकता बराबर क्या होगा। सबसे पहले ये समझना कि ये संयोजकता पता करने से पहले आपको परमाणु संख्या पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा मेरे भाई, परमाणु संख्या। आ जाना, परमाणु संख्या आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या बोला आपको कि किसी भी तत्व का संयोजकता पता करने से पहले आपको परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। हमने क्या बोला है कि किस दुनिया का कोई भी तत्व क्यों नहीं हो, अगर उस तत्व का अगर आप संयोजकता निकाल रहे हैं तो सबसे पहले उसके आपको परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। अच्छा, हमें देखना एक चीज समझ लेना, न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। हमने क्या बोला है, न्यूट्रॉन बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। न्यूट्रॉन कितना है, 12 है मेरे भाई, बराबर परमाणु भार कितना है मेरे भाई, तो भार आपका 24 है। ठीक है, माइनस क्या है, परमाणु संख्या है। अच्छा, ये संख्या को इधर लाओ तो प्लस में हो जाएगा संख्या, वो उधर जाएगा तो 24 माइनस 12 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है परमाणु संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कहने का सेंस है परमाणु संख्या 12 है, इसका मतलब वो कौन सा एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम है। अगर परमाणु संख्या 12 है इसका मतलब वो कौन सा एलिमेंट है, तो वो मैग्नीशियम एलिमेंट है। अच्छा, मैग्नीशियम है 12 नंबर में, इसका परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, आओ हमसे क्या बोला, हमसे बोला मेरे भाई कि इसका संयोजकता बताना। संयोजकता बताने से पहले आपको वैलेंसी बताना पड़ेगा। 2 8 10 और 10 के बाद कितना, 8 के बाद कितना हो जाएगा, 2 12। यानी कहने का सेंस है अब जो आउटर मोस्ट 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वही संयोजकता कहलाएगा। तो 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका संयोजकता कितना हो गया, 2 हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मेरे भाई, बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता नहीं होगा, तो आज आप पता कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बिना सर ये सब संभव नहीं है मेरे भाई, असंभव है मेरे भाई। ठीक है सर, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सर। ठीक है, चलिए आइएगा, कितना हो गया इसका, 2 हो गया। अगला जरा आइएगा, अगला 7 नंबर क्या कहता है, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। अच्छा, एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई, आप सभी को एक बात और बताना चाहूंगा सर, कि जो भी लोगों को सपना है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है सर, ठीक है, तो आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए सर, इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है तो करना है। कहता है ना इंसान बिना चाहत का कोई चीज कर नहीं कर पाता है, क्योंकि कहता है ना सर कि कोशिश करने वाले, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेरे भाई आपका फर्ज बनता है कि हमें कोशिश करना है, और कोशिश उतना कर देना है मेरे भाई कि सफलता आपके कदमों में झुक जानी चाहिए। ठीक है सर, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने आपके लिए लेकर के आया सर एक विजेता बैच। ठीक है, वो विजेता बैच का मकसद ही आपका सिलेक्शन है मेरे भाई। इसके लिए सर आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा एसके साइंस क्लासेस ऐप। ठीक है, जहां पे आपको दिखेगा विजेता बैच। ठीक है, जो लोगों को कोर्स खरीदना है तो जाकर के ऐप पे आप डायरेक्ट कोर्स खरीद सकते हैं, लेकिन जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं, खुद से पेमेंट अगर नहीं कर पाते हैं, तो उसकी सुविधा हमने एक चीज और कर दिया है कि आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, इसी नंबर पे आपको 399 रुपया पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके सर आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो रजिस्टर करते समय आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है, और मिनट भर के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा मेरे भाई। आप मजे मजे में पढ़ते रहना, फिर मेरा सपना पूरा हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि जब आपका सपना पूरा होगा ना तभी मेरा सपना पूरा होगा, क्योंकि आपका सफलता में ही हमारी सफलता है मेरे भाई। मेरा सफलता कुछ भी नहीं है सर, आपका सफल बनिएगा तभी मैं सफल टीचर बन पाऊंगा। ठीक है सर, बाकी और एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये पेड कोर्स में मेरे भाई आपको पूरा अरिहंत बुक का चैप्टर वाइज लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको है। ठीक है, सुबह का आपका 11 बजे क्लासेस अपलोड हो जाते हैं, शाम को आपको 7 बजे क्लासेस अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए
अच्छा, एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं सर कि आपकी सफलता को चार चांद लगाने के लिए सर हमने अपने आप में सर एक बड़ा अहम चीज आपके लिए हमने लेकर के आया, क्योंकि हमने ये चीज पिछले बार दिया था, तो पिछले बार हमने ट्राई कर रहा था क्या सच में पॉलिटेक्निक में भी गेस क्वेश्चन होता है। फिर हमने पिछले बार मात्र 800 क्वेश्चन दिए थे और उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट फंसा था। लेकिन अब की बार मेरे भाई हमने आपके लिए लेकर के आया 1500 क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि 1500 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है सर, फिर हमने इसको कर दिया मात्र 1200 क्वेश्चन, और ये 1200 क्वेश्चन आपको मात्र मिलेगा 99 रुपया में मेरे भाई। और ये क्वेश्चन ही नहीं है मेरे भाई, इसमें सोल्यूशन के साथ हमने दिया, तो बस आपकी सफलता को चार चांद लगाएगा यही मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑल टाइप का क्वेश्चन है और हमने अपने हाथों से सॉल्यूशन लिखा मेरे भाई, और हमने अपने हाथों से क्वेश्चन लिखा मेरे भाई, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है सर। तो जिन लोगों को ये पीडीएफ खरीदना है तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा इसी नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करके सर आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा, ठीक है सर। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना कुछ और मत करना। चलिए आइएगा जरा सवाल देखिएगा सर, सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है ना सर, पता है क्या कि सहसंयोजी यौगिकों में दो परमाणुओं के मध्य अधिकतम सहसंयोजी बंधनों की संख्या कितनी होती है। अच्छा देखो सर, जब हमें पूछा कि सहसंयोजी, क्या बोला मेरे भाई, सहसंयोजी हमसे क्या बोला है, जरा गौर करना। हमको कहा है ना कि सहसंयोजी यौगिकों में दो परमाणुओं के मध्य, कितने परमाणु, दो परमाणुओं के मध्य अधिकतम सहसंयोजी बंधनों की संख्या होगी। देखो दो परमाणुओं के मध्य, देखो मान लो इसे, मान लो कार्बन है और ये कार्बन है, तो कार्बन और कार्बन के साथ कितने, मध्य में कितने बॉन्ड हो सकते हैं, अधिकतम बंधनें 3 हो सकती है कि ज्यादा, नहीं तो 3 होगा। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। थोड़ा सा आज हम सीरियस मूड में है, ठीक है हाँ आज हम ज़्यादा पढ़ाने के मूड में मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाना, सवाल नंबर कितना, 8 की तरफ आना। कहता है ना प्रबलतम बंधन होते हैं, तो इस बात को पहले समझ लेना कि प्रबलतम बंधन कार्बन और कार्बन के साथ कार्बन और कार्बन के साथ लगभग होता है, ठीक है मेरे भाई। हमने पूरा नहीं बोला है, हमने बोला लगभग होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला प्रबलतम बंधन होते हैं, तो प्रबलतम जो होते हैं मेरे भाई वो लगभग प्रबलतम बंधन जो होते हैं वो कार्बन के कार्बन के ही साथ होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगला की तरफ आइएगा। ऐसे समझना कि एक उत्प्रेरक, अब समझना उत्प्रेरक होता है, एक होता है उत्प्रेरक, एक होता है उत्प्रेरण, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। एक होता है उत्प्रेरक और दूसरा होता है उत्प्रेरण। हमसे पूछा एक उत्प्रेरक तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा नहीं सकता। उत्प्रेरक जो है मेरे भाई वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा नहीं सकता है, हमारा पहला ये बात बोला, ठीक है। आ जाना दूसरा कारण रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम करता है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम करता है, ये भी गलत बात है। कहता है अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। हाँ हमने क्या बोला है कि एक उत्प्रेरक जो होता है मेरे भाई वो अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कम करेगा, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ अधिक करेगा, ये कम और अधिक दो में से किसी भी तरह से कर सकता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था ना कि उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक जो है मेरे भाई वो एक अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे समझना कि एक होता है उत्प्रेरक और दूसरा होता है उत्प्रेरण। आखिरकार में ये उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में क्या मतलब अंतर है, तो ऐसे सोचना मेरे भाई। देखो ऐसे आना, हमें जो उत्प्रेरक होता है वो कहता है उत्प्रेरक क्या है, तो वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से ही रासायनिक अभिक्रिया की गति बदल जाती है उसे कहते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला है आपको कि वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से ही रासायनिक अभिक्रिया की गति बदल जाती है वो क्या कहलाते हैं, तो उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है सर। जरा फिर से सोचना मेरे भाई, हमने आपको क्या बोला है, हमने आपको बोला है सर कि जरा ऐसे हो ना, हमने आपको बोला है कि उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक जो होता है मेरे भाई वो पदार्थ की जिनकी उपस्थिति, कहता वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से ही रासायनिक अभिक्रिया की गति बदल जाती है वो उत्प्रेरक कहलाती है। और उत्प्रेरण क्या होता है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं।
उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, परेशानियाँ, तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आपकी सारी तकलीफों को मैं कर दूंगा यूं खत्म। हमने क्या बोला है सर कि उत्प्रेरक क्या है? तो उत्प्रेरक जो होता है कहता है वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से ही रासायनिक अभिक्रिया की गति बदल जाती है वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। लेकिन उत्प्रेरण क्या है? तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, परेशानियाँ, तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आपकी सारी तकलीफों को मैं कर दूंगा यूं खत्म। चलो आ जाना, अगला कहता है ना 10 नंबर क्या सर कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह है जिसमें, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें जो होता है मेरे भाई कहता है ऊष्मा आयनिक कार्य में परिवर्तित होती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा आयनिक कार्य में परिवर्तित होती है, गलत बात। ऊष्मा की विद्युत में परिवर्तन होता है, गलत बात। ऊष्मा का अवशोषण होता है, गलत बात। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, हाँ। हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, हमसे क्या बोला है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई, आपकी सारे तकलीफों को मैं कर दूंगा यूं खत्म। अच्छा, जरा एक चीज पे और गौर करना। अब देखो सर, अच्छा ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आना मैथ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 नंबर जरा क्वेश्चन की तरफ गौर करना। सवाल कहता है ना सर कि 0, 3, 4, 5 और 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगी? देखो हमारे पास एक छोटा सा डिजिट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक डिजिट है जो कि 0 है मेरे भाई, 3 है मेरे भाई, 4 है मेरे भाई, 5 है मेरे भाई, और ये क्या है? 8 है। और इनसे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? हमसे पूछा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 5 अंक दिया हुआ है देखो सर। ठीक है, और ये 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना है। कितनी संख्या? सबसे बड़ी संख्या बनाना है। ठीक है, क्या बनाना? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो जब सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे मेरे भाई तो सबसे पहले हम 0 को तो लास्ट में रखेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे? तो सबसे पहले आपको 8 को रखेंगे। ठीक है, 8 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, सॉरी 8, 5, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0। ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी 5 अंकों की। ठीक है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी संख्या में 5 अंक का होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको 3 रखना पड़ेगा, फिर 4 रखेंगे, 4 के बाद फिर आपको 5 रखना पड़ेगा, फिर 8 रखना पड़ेगा, फिर 0 रखना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया? सबसे छोटी संख्या। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है मेरे भाई? दोनों का अंतर पूछा है। दोनों का क्या पूछा है? अंतर पूछा है। नहीं, रुक जाओ। यहाँ पे 3 है ना, 3 के बाद 0 लगा दो, फिर 4, 5, 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 के बाद क्या लगाना पड़ेगा सर? 0 लगाना पड़ेगा। और दोनों का अंतर बता दो। दोनों का अंतर जब करना होगा सर तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। ये 8 है, 5, 4, 3 0 में माइनस करना पड़ेगा। 3, 0, 4, 5, 8। ठीक है सर, आ जाना। ये 10 में से 8 गया, 2 बचा। यहाँ पे 12 में से 5 गया तो कितना? 7, 5, 12। ये 13 में से 4 गया तो कितना? 9, 4, 13। ये आपको 4 हो गया। और ये तो यहाँ पे कितना हो गया? ये आपको 7 में से नहीं, ये 8 में से 3 गया 5, यानी 5, 4, 9, यानी कितना? 7। 5, 4, 9, 7, 2, 5, 4, 9, 7, 2, 5, 4, 9, 7, 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया मेरे भाई? तो बी हो गया। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई जरा। किसी को कोई दिक्कत हुआ सर कि समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको समझ में नहीं आया और किसको किसको समझ में आया? अगर समझ में आया मेरे भाई तो एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर जरा 12 की तरफ आइएगा। 12 नंबर सवाल कहता है ना सर कि संख्या 0.45 का परिमेय संख्या में परिवर्तित मान होगा। अच्छा, 0. थोड़ा सा सर मेरा तबियत जो है ना, 0.45 का परिमेय संख्या में परिवर्तित करना है। एक कोई संख्या दिया हुआ जिसको हमको परिमेय संख्या में बदलना है। ये संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे? जरा गौर फरमाना मेरे भाई। देखो कुछ नहीं करना है, परिमेय संख्या अपने आप में कहता है हम P/Q है।
हमने क्या बोला आपको कि परिमेय संख्या अपने आप में कहता है कि हम p बटा क्या है q है। इसका मतलब ये 0.45 को परिमेय संख्या में बदल दो। तो 0.45 को परिमेय संख्या में बदलेंगे तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 से भाग देना पड़ेगा। इसको 5 से काटेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 20 पचे 100 हो जाएगा। यानी ये 9 बट्टा कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 बट्टा 20 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई 9 बट्टा 20 अपने आप में परिमेय संख्या है, लेकिन कहीं भी 9 बट्टा 20 आपको नहीं दिया हुआ, रूट लगा हुआ। तो अगर क्या हम ऊपर वाले पे रूट लगाएंगे तो क्या नीचे वाले पे भी रूट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? कहिएगा हाँ सर जी, मन है तो दोनों पे रूट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को ये सवाल समझ में आया? अगर सवाल समझ में आया तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट करके बता देना मेरे भाई, ठीक है सर। चलिए आइएगा सर जरा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर करना, सवाल नंबर कितना 13 की तरफ। देखो ये सवाल नंबर 13 में आपको हो सकता है फेरा, ये बात मैं बता रहा हूँ सर, ठीक। हाँ इसलिए आपको फेरा होगा सर क्योंकि ये सवाल बड़ा अजीब गरीब सवाल है, ठीक है। सवाल को जरा दिल से सोचना होगा मेरे भाई और दिमाग से निकालना नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके दिल में ये सवाल हमेशा रहनी चाहिए क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल कहता है ना सर कि किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है। अच्छा, कोई वस्तु बेचा और 1600 रुपये में बेचने पे इतने प्रतिशत की लाभ होता है। देखो सर हमसे पूछा प्रतिशत लाभ, हमसे क्या पूछा प्रतिशत लाभ हमसे पूछा, ठीक है। प्रतिशत लाभ पूछा और 2 बार वस्तु को क्या बोला है ना, जैसे ऐसे समझना सवाल को, जरा सवाल को ऐसे समझना। सवाल कहता है ना किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो वस्तु को 1600 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत की लाभ होगी? जब वो वस्तु को कितना रुपए में बेचा, जब वो वस्तु को 900 रुपये में बेचा तो उसे कितना का हानि हुआ 25% की हानि हुआ। अब सोचो अब कितना में बेचेगा 1600 में बेचेगा, तो क्या करना है ना कि जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको ऊपर रख लेना और 25% का हानि हो गया, यानी 100 में 25 का हानि हो गया, 100 में 25 का हानि हो गया। अब बट्टा कितना से भाग दे देना है, तो छोटा वैल्यू से भाग देना है, 900 से दे। ये ट्रिकली क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यानी 1600 गुने 75, अब बट्टा में कितना 900 आ जाना और सभी में -100 कर दो, इसमें माइनस क्या कर दो 100 कर दो मेरे भाई, ठीक है। 2 0 से 2 0 गला खोपचे में आ जाना। इसको काटोगे सर ये 25 तिया 75, 25 बार में कट जाएगा, ये 3 तिया 9 आ जाना। अब क्या करना, अब ये 16 को ना 25 से गुना कर दो। जब 16 को 25 से गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। और बट्टा में कितना है मेरे भाई, तो बट्टा में आपको 3 है और माइनस कितना है सर, तो माइनस ये आपको कितना है 100 है। इसमें 3 को क्या कर लो मेरे भाई, तो 3 को कर लो एलसीएम। जैसे 3 को करेंगे एलसीएम तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा -300, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर में आपको हो जाएगा 100, ऊपर में हो जाएगा 100 और बट्टा में नीचे हो जाएगा 3। इसको 100 से काटेंगे सर, ये 3 को 3 से काटेंगे 100 को, तो पता है कितना बार में कटेगा सर, इसको काटेंगे ना तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। कितना 33 सही 1/3%, ये वाला हमारा यही है, ये लिखा हुआ 33 सही 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। कहिएगा सर ये सवाल आप कैसे बनाएं, जरा दोबारा आप रिपीट कर दीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो मैं आपको रिपीट करके बताता हूं। हमें कहा है क्या कि किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने से उस व्यक्ति को हानि हो जाता है 25% का, यानी 900 में उसको 25% का हानि हो जाता है। जब वो वस्तु 1600 में बेचेगा तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो प्रतिशत जब लाभ निकालना होगा तो सबसे बड़ा वैल्यू को ऊपर रखना होगा। हमें 25% का हानि होता है तो 100 में 25 का हानि होगा, यानी कितना 75 बचेगा और बट्टा में कितना 900 से भाग दे देना है। आपका बड़ा सिंपल फंडा, सिंपल रूल में आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगला क्वेश्चन जरा क्या कहता है, जरा गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से, ठीक है। चलिए आइएगा सवाल नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर सवाल कहता है ना, किसी विद्यालय की एक कक्षा के 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किया, यानी 2 छात्र जो है वो गणित में कितना अंक लाया, तो 0 अंक लाया 2 छात्र, तथा शेष 18 छात्र ने 80% अंक प्राप्त किया। पूरी कक्षा की औसत अंक क्या होगा? यानी कहने का सेंस है कि एक कक्षा में टोटल 20 छात्र है जहां पे 2 छात्र ने गणित में 0 अंक प्राप्त किया। ये सवाल हमें लग रहा है कि हमने पहले भी पढ़ाया था। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सवाल हमने पहले भी पढ़ा? अगर आपको लगता है ऐसा मेरे भाई तो प्लीज कमेंट करके बता देना सर।
क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमने ये सवाल पहले ही पढ़ाया। तो सर प्लीज़ आपको कमेंट करना बनता है सर, ठीक है। क्योंकि देखो जो सवाल ज़्यादा रिपीट होता है ना सर, तो उसको आपको समझना चाहिए और वो सवाल को आपको खुद से बनानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सवाल जितना ज़्यादा रिपीट होता है ना, वो अपने आप को उतना ज़्यादा संकेत कर रहा है कि हम आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वही सवाल रिपीट होता है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना, हमें क्या बोला जरा गौर करना शिद्दत से। कहता है किसी विद्यालय की एक कक्षा के 2 छात्रों ने गणित में 0 अंक प्राप्त किया, शेष 18 छात्र ने 80% अंक प्राप्त किया, तो पूरी कक्षा की औसत अंक क्या होगा। हमसे पूछा है औसत अंक। क्या पूछा है? औसत अंक हमसे पूछा। औसत अंक बराबर ये समझ लेना कि हमें उस कक्षा में टोटल कितना छात्र है। 20 छात्र है, 2 गो 0 अंक प्राप्त किया और 18 छात्र पास किया। अब देखो सर 18 छात्र जो है वो कितना परसेंट अंक लाया, तो 18 छात्र जो है मेरे भाई वो 80% अंक लाया, प्लस 2 छात्र जो है मेरे भाई वो 0% अंक लाया। सवाल ये बोल रहा है, ठीक है। आ जाना जरा, अब ऐसे सोचना कि इसको इससे गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 18 गुने ऐसे करो ना 18 गुने 80 और बट्टा में कितना सर ये 20। 18 गुने 80 बट्टा कितना 20 प्लस में 2 गुने 0 कर देंगे तो सर ये हमारा 0 हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा। बट्टा 20 है, बट्टा को 20 में रहने देना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुना करोगे सर तो 88 64 4 यानी हो जाएगा 1 4 4 0 और बट्टा में कितना 20। ये 0 से 0 को हटा देना मेरे भाई, ये 2 से काट देना इसको सर, तो ये 7 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा नहीं। कहने का सेंस है ये आपको हो जाएगा 72। कितना आ जाएगा 72। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? मैं पूछता हूं आपसे कि आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अगर सवाल समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना सर, ठीक है। और चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो तो शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए आइएगा जरा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्या कहता है जरा गौर करना। अगला क्वेश्चन की तरफ जरा आइएगा सर। अगला सवाल क्या कहता है जरा गौर करना, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है ना सर क्या कि यदि 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां 130 रुपया की दर से 15 तथा 150 की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई तो प्रति कुर्सियां की औसत मूल्य क्या होगा। अच्छा सवाल समझ में आया? बिल्कुल हमको लग रहा है कि नहीं आया होगा। सवाल बोला ना सर कि यदि 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सियां 130 रुपया की दर से, अच्छा 15 तथा 150 रुपया की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई तो प्रति कुर्सियां की औसत मूल्य क्या होगा। हमसे बोला औसत मूल्य, ठीक है। आ जाना, जब बोले औसत मूल्य ना तो औसत मूल्य बराबर होता है सर जी, कुछ करना आपको नहीं है, सभी कुर्सियां को पहले गुना कर दो, ठीक है। 120 कुर्सियां को 20 की दर से 20 रुपया प्रति की दर से 120 कुर्सियां, ठीक है, प्लस आ जाना 130 रुपया में 15 कुर्सी, ठीक है, यानी 130 को 15 से गुना कर दो, प्लस 150 में 25 कुर्सियां यानी 150 गुने 25 कर दो। आ जाना बट्टा में क्या कर दो सर, पूरी कुर्सियां को ऐड कर दो, यानी जितना कुर्सी है वो पूरे कुर्सी को जोड़ दो। तो पहला 20 कुर्सी है, फिर 15 कुर्सी है, फिर आपको 25 कुर्सी है। जब ये पूरा को गुना करेंगे सर 120 में 20 से गुना करोगे सर तो आपका आ जाएगा 2400। कितना आ जाएगा ये 2400 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 130 को 15 से गुना करोगे तो 1950 हो जाएगा, ठीक है, 1950 प्लस 15 को 150 को 25 से गुना करोगे सर तो ये आपका हो जाएगा 3750। कितना 3750। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 20 15 25, 20 15 25 को जोड़ोगे तो सर 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? जब इस पूरा को जोड़ोगे सर जी तो 0 0 0 यानी कितना हो गया 0 हो गया। 5 और 5 10, 10 का 0 हो गया सर। आ जाना यहाँ पे 7 और 9 कितना 9 7 कितना 7 दूनी 14, 15 15 हो गया, 9 6 15 नहीं 15 16 हो गया, 16 और 4 कितना 20, 20 और 1 कितना 21। आइएगा सर यहाँ पे 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 2 कितना 8 यानी 81 बट्टा कितना हो गया 60। इसको काटोगे सर एगो 0 से एगो 0 कटेगा, यानी कहने का सेंस है कि हमारा ये हो जाएगा 810 बट्टा कितना 6। इसको अगर और काटोगे सर 810 को 6 से काटोगे तो ये 135 बार में कट जाएगा। कितना बार में 135 बार में, कितना 135 बार में, ठीक है। आइएगा नहीं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी
तकलीफ है तो बता देना सर। कहता है क्या कि एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 150 सेंटीमीटर है, 1/9 सेकेंड में 80 डिग्री का कोण घुमाता है तो पहिए की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ऐसे सोचना। कहता है एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या इतना है, मान लो एक गाड़ी की पहिए की त्रिज्या इतना है। अब सोचो सर, इस प्रकार से है, ठीक है। पहिए की त्रिज्या मान लो ये है, कितना है, 50 है, जहाँ पे 80 डिग्री का कोण बनाता है, ये वाला 80 डिग्री का कोण हो गया, घूमता है तो पहिया की त्रिज्या प्रति घंटा में होगी। तो सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि 1/9 सेकेंड में चली दूरी। सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि 1/9 सेकेंड में, मान लो कि यहाँ से यहाँ 1/9 सेकेंड में पहुँच गया, तो 1/9 सेकेंड में चली दूरी क्या होगा, तो θ/360 है, और गुने क्या हो जाएगा मेरे भाई 2πr। थीटा का मान कितना दिया हुआ 80 डिग्री, और बटा में क्या है 360 है, और गुने में कितना है 2, और बटा में कितना 22/7 गुने कितना त्रिज्या, त्रिज्या कितना है मेरे भाई 50 है। ठीक है, आ जाइएगा जरा, इसको आप काट छाट कीजिएगा ना सर, अच्छा से जब काट छाट कीजिएगा तो एक जीरो से 0 कटेगा, ये 2 से कटेगा सर 36 कितना 18 बार में, ये आज कटेगा 4 से 4 दूनी 8, ये कटेगा 9 दूनी 18, यानी 4 को 22 से गुना कर दो और 50 से गुना कर दो। 4 को 22 से और 50 से जब गुना करोगे सर जी, तब आपका आएगा जा करके पता है कितना, ये 4400 बटा कितना 963, ये 4400 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा 963, यानी 6 पर 3 63 आना। अब देखो ये हमारा क्या चीज़ में हो गया, तो ये हमारा सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, किस में हो गया, सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि 50 जो था वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था। अब इसको मीटर में बदल दो, क्योंकि हमको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो सबसे पहले इसको मीटर में बदल दो। तो ये 4400 में, 4400 है ना, 4400 में हमें कितना से 63 है, इसमें 100 से भाग दे दो तो ये बदल जाएगा मीटर में, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ पे कितना आ गया 44 बटा कितना 63 मीटर, ये कितना हो गया 44 बटा 63 मीटर। ठीक है, आ जाना। अब ऐसे समझो, अब हमें निकालना है चाल। क्या निकालना है, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अब देखो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी कितना आ गया है तो 44 बट्टा 63 गुने समय कितना आ गया 1/9, इसको ऐसे कर दो 44 बट्टा 63 और गुने कितना 9 बट्टा 1, यानी ये कितना हो गया सर, ये आपको 44 को 9 से गुना कर दो, 44 से क्या कर दो 9 को गुना कर दो, आप इसको कर सकते, रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, यानी ये हो गया 44 गुने 9 और बट्टा में कितना हो गया 63। इसको बदलना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ये तो हमारा मीटर प्रति सेकेंड है, इसको बदलना किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना कर देंगे। 18/5 से जब गुना करेंगे मेरे भाई, तो इसको जब पूरा काट छाट करोगे ना सर, तो काट छाट करने के बाद आ जाएगा कितना 792, ये दोनों को गुना करो 700 कितना 92, अब बट्टा में कितना आ जाएगा 792 बट्टा कितना आ जाएगा 35, इसको भागा दोगे सर तो ये आ जाएगा 22.61, यानी कितना 22.61, 22.61 यानी 22.6 रहने दो। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना सर, आपकी सारी तकलीफें मैं कर दूंगा यूँ ख़त्म। ठीक है, सबको यहाँ तक बुझाया कि नहीं बुझाया, अगर नहीं बुझाया मेरे भाई तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सर आज तक का क्लास आपको इतना ही रहेगा, बाकी हम मिलते हैं आपको अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। और सर एक बात और बता देना चाहता हूँ, थोड़ी सी आज की क्लास में एनर्जेटिक कम था सर, माफ़ करना, क्योंकि थोड़ा सा शरीर जो था ना सर मेरे भाई वो एकदम अजीब टाइप का लग रहा है। ठीक है, बट सर कोई बात नहीं, हम आपको अगले क्लासेस में वही तरीका से गरजेंगे। बाकी देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता देना। थैंक यू।